तमिलनाडु महिला विकास निगम की ओर से आयोजित सरकारी समारोह में उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भाग लिया। उन्होंने कहा, महिला कल्याण के लिए 93 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और दिए गए हैं। हमने एआईएडीएमके शासन के पिछले 10 वर्षों की तुलना में अधिक धनराशि दी है। हमने अपने शासन के इन 3 वर्षों में यह धनराशि दी है। एआईएडीएमके शासन के दौरान उन्होंने मणिमेगला पुरस्कार बंद कर दिए थे, लेकिन अब द्रविड़ मॉडल सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने इसे फिर से शुरू किया और महिला कल्याण के लिए पुरस्कार दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए हैं। इसमें गौ माता को राज्य माता घोषित करना भी शामिल है। कई लोगों और संतों ने इसकी मांग की थी। हमने आखिरकार आज इसकी घोषणा कर दी है। अब गौ माता को राज्य माता के नाम से जाना जाएगा। हमने गौशालाओं में प्रत्येक देशी गाय के लिए प्रतिदिन 50 रुपये की सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। गायों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए राज्य ने यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ईडी हैदराबाद ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 29 सितंबर को सहिती इंफ्राटेक वेंचर्स की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बुड़ती लक्ष्मी नारायण को गिरफ्तार किया। उन्हें 30 सितंबर को विशेष न्यायालय नामपल्ली हैदराबाद के समक्ष पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है, जब से वीके सक्सेना दिल्ली के एलजी बने हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। दिल्ली में कई अपराध हो रहे हैं। हमने उनमें कई बार अनुरोध किया कि वो पुलिस थाने का निरीक्षण करें। अपराध दर में लगातार वृद्धि हो रही है और एलजी इस पर चुप हैं। आज हमारे विधायकों ने उन्हें पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है ताकि यह यहाँ की कानून व्यवस्था पर चर्चा कर सकें। बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश और गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा होने के कारण कोसी और बागमती सहित राज्य की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पिछले कुछ दिनों से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और सरकार ने लोगों को निचले इलाकों, खासकर नदियों के आसपास के इलाके में जाने से आगाह किया है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस प्रवक्ता रणजीत रंजन द्वारा साझा की गई एक वीडियो में दर्जनों घबराए हुए लोगों को एक पुल से भागते और चिल्लाते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि कोसी नदी का तेज बहता पानी पुल को छूने लगा है। उन्होंने कहा, कोसी बांध के बढ़ते जलस्तर के कारण नदी उफान पर है। इस संबंध में सुपौल, सरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और नवगछिया के सभी निवासियों से मेरी विनम्र अपील है कि वे बांध से दूर रहें और जिला प्रशासन द्वारा दी गई हाई अलर्ट का सख्ती से पालन करें। आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। क्लिप में देखा जा सकता है कि जैसे ही पानी का स्तर सतह को छूने लगा, लोग पुल से उतरने के लिए दौड़ पड़े। महिलाओं को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, जबकि कई लोग अपने परिवार और दोस्तों के पानी से दूर जाने का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी भी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को जल्दी से जल्दी पुल से निकालने के लिए चढ़ जाते हैं। कुछ लोग नदी के पानी से दूर भागने के दौरान भी तस्वीरें क्लिक करते और वीडियो बनाते देखे जा सकते हैं। जैसे जैसे चीखें गूंजती रहती हैं, कैमरा उफान पर चल रही नदी की ओर जाता है। जैसे तेजी से बहते हुए और नजर आने वाली हर चीज को डूबते हुए देखा जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान बार बार हाँ शब्द का इस्तेमाल करने पर एक वकील को फटकार लगाई। कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए जज ने वकील से कहा कि उन्हें हाँ शब्द से एलर्जी है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकील से यह भी कहा कि वह कॉफ़ी शॉप में नहीं बल्कि कानून की अदालत में है। उन्होंने कहा कि वकील को हाँ के बजाय हाँ कहना चाहिए। हाँ हाँ मत कहो, हाँ कहो। ये कॉफ़ी शॉप नहीं, ये एक अदालत है। मुझे हाँ कहने वाले लोगों से थोड़ी एलर्जी है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इंडिया के अनुसार सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, वकील भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा एक याचिका को गलत तरीके से खारिज किए जाने के बारे में अदालत के सामने बहस कर रहे थे। उन्होंने पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ जांच की मांग की, जो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए पूछा कि एक न्यायाधीश को प्रतिवादी बनाकर जनहित याचिका कैसे दायर की जा सकती है। इस पर जवाब देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा, हाँ, तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई मुझे क्यूरेटिव दाखिल करने के लिए कहा गया था। उनकी इस टिप्पणी पर सीजेआई चंद्रचूड़ भड़क गए। उन्होंने कहा कि जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और उनके खिलाफ
ऐसी याचिका दायर नहीं की जा सकती। वकील ने बाद में कहा कि जस्टिस गोगोई ने उनके द्वारा चुनौती दिए गए बयान को अवैध बताते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से जस्टिस गोगोई का नाम याचिका से हटाने के लिए कहा। इस महीने की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में कथित विफलता के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी को हटाने के लिए अदालत के निर्देश मांगने वाले एक वरिष्ठ वकील को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अपने पहले के निर्देशों के अनुपालन में पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के खिलाफ एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अदालत द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स को सुनवाई की अगली तारीख यानी 14 अक्टूबर को अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिया। एनडीएफ को चिकित्सा पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों के तौर तरीकों पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक युवा रेजिडेंट डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या की जांच के संबंध में सीबीआई की नई स्थिति रिपोर्ट के रिकॉर्ड पर लेते हुए पीठ ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा अब तक पर्याप्त सुराग जुटाए गए हैं। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर उन्हें सार्वजनिक करना अनुचित होगा ताकि चल रही जांच में बाधा न आए। इससे पहले शीर्ष अदालत ने वीडियोपीडिया को मौजूदा कानूनों के अनुसार अपने प्लेटफॉर्म से पीड़िता की पहचान का खुलासा करने वाले विवरण हटाने का निर्देश दिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा अदालत को सूचित किए जाने के बाद यह आदेश जारी किया गया कि विकिपीडिया ने अदालत के पहले के आदेशों के बावजूद पीड़िता का नाम बरकरार रखा है और पीड़िता को चित्रित करते हुए एक कलात्मक ग्राफिक बना गया है। 9 अगस्त 2024 को हुई बलात्कार हत्या की घटना ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें जूनियर डॉक्टर और आम जनता पीड़िता के लिए न्याय और चिकित्सा पेशेवरों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। घटना के 42 दिनों के बाद जूनियर डॉक्टरों ने 21 सितंबर को अपनी काम बंद हड़ताल आंशिक रूप से वापस ले ली थी। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि हिज़बुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह का शव दक्षिणी बेरूत उपनगर दहिया में इजरायली हवाई हमले के स्थल से बरामद किया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार चिकित्सा और सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि उनका शरीर बिना किसी प्रत्यक्ष घाव के अशक्त पाया गया, जिससे पता चलता है कि विस्फोट का कारण गंभीर आघात से उनकी मृत्यु हुई थी। रविवार को एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों ने बेरूत में मलबे के ऊपर धुआं उठते देखा, जबकि निवासी विनाश स्थल पर एकत्र हुए थे। निवासियों ने इजरायली हवाई हमले के बाद 10 विस्फोटों को सुना, जिसने शहर के एक ब्लॉक से भी बड़े क्षेत्र को निशाना बनाया, जिससे कई आवासीय इमारतें कंक्रीट और मुड़े हुए स्टील के ढेर में तब्दील हो गई। संरचनाएं जमीन में धंस गईं, जिससे एक फुटबॉल मैदान से भी बड़ा साफ क्षेत्र बन गया। इजराइल ने हमले में शामिल युद्धक विमानों, विशेष रूप से 8 F-151 को देखते हुए वीडियो जारी की। हालांकि सेना ने इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार का या संख्या का खुलासा नहीं किया। फुटेज में युद्धक विमानों को अमेरिकी निर्मित BLU-109 पेनेट्रेटर बमों से लैस दिखाया गया है, जिसमें से प्रत्येक का वजन 2000 पाउंड है। साथ ही JDAM हॉर्नेट्स और टेल किट भी हैं। रविवार को इजरायली सेना ने कहा कि जिस हमले में हिज़बुल्लाह प्रमुख मारा गया, उनमें लेबनानी सशस्त्र समूह के लगभग 2 दर्जन अन्य सदस्य भी मारे गए। शुक्रवार को बेरूत के दहिया उपनगर में हिज़बुल्लाह के भूमिगत मुख्यालय में मारे गए लोग भी शामिल थे। हिज़बुल्लाह के दक्षिणी मोर्चों के कमांडर अली कराकी, नसरल्लाह की निजी सुरक्षा इकाई के प्रमुख इब्राहिम हुसैन जाजानी, नसरल्लाह के सलाहकार समीर तौफिक दीप, हिज़बुल्लाह के बल निर्माण के लिए जिम्मेदार अब्द अली अमीर मोहम्मद सल्बनी। प्रवर्तन निदेशालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी की यह कार्यवाही पिछले सप्ताह राज्य लोकायुक्त द्वारा दर्ज की गई FIR के जवाब में आई है, जिसमें CM और अन्य पर प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।
सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती, उनके बहनोई मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू, जिससे स्वामी ने पार्वती को उपहार में देने से पहले जमीन खरीदी थी, का भी एफआईआर में नाम है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा 27 सितंबर को दर्ज किए गए इस मामले में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने आदेश दिया था। अदालत का यह फैसला कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा आरोपों पर सिद्धारमैया की जांच करने की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद है। इसमें एजेंसी को पूछताछ के लिए आरोपियों को बुलाने और जांच के दौरान उनकी संपत्ति जब्त करने की अनुमति मिल जाती है। 76 वर्षीय सिद्धारमैया ने किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया है। पिछले सप्ताह उन्होंने कहा कि मामला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष उनसे डरा हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा, यह मेरे खिलाफ पहला ऐसा राजनीतिक मामला है। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है और वे कानूनी रूप से इस केस लड़ने की योजना बना रहे हैं। ये विवाद उन आरोपों में इर्द गिर्द घूमता है कि सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर के एक पॉश इलाके में मुआवजा प्लॉट आवंटित किए गए थे। कथित तौर पर यह संपत्ति एमयूडीए द्वारा मूल रूप से उनसे अधिग्रहित की गई भूमि से अधिक मूल्यवान है। लोकायुक्त ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 120B, 166, 403, 420, 426, 463, 468, 340, 351। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली से संबंधित एक मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सह आरोपी कर्नाटक भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की जांच पर रोक लगा दी गई है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेष अदालत ने आदेश के आधार पर सीतारमण परिवर्तन निदेशालय के अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में भाजपा कर्नाटक प्रमुख बी.वाई. विजेंद्र, पार्टी नेता नलिन कुमार कटिल का भी नाम है। जनाधिकार संघर्ष परिषद के अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली की और 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ उठाया। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने ईडी अधिकारियों की गुप्त सहायता और समर्थन के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपए की जबरन वसूली की है। धर्म और राजनीति को आपस में मिलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इन आरोपों की लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में पशु वसा पाई गई थी, जिसे आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगवान को खिलाया जाता है और भक्तों को भी दिया जाता है। कई तीखे सवालों और तीखी टिप्पणियों में शीर्ष अदालत ने घी के सदुपकरण के निश्चित सबूतों की कमी को रेखांकित किया। अगर यह वास्तव में सदूषित था तो प्रभावित घी का इस्तेमाल लड्डू बनाने के लिए किया गया था। अदालत ने चल रही जांच और गलत सकारात्मक प्रशिक्षण चेतावनी की ओर भी इशारा किया। अदालत ने इस विवादास्पद मुद्दे पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सार्वजनिक बयानों को लेकर नकारात्मक रुख अपनाया, खासकर तब जब उनके प्रशासन ने पहले ही गुजरात लैब की जुलाई की रिपोर्ट के निष्कर्षों की जांच का आदेश दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि घी में मछली का तेल, गौमांस की चर्बी और लाड पाई गई थी। जब आप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाएगा। अगर आपने पहले ही जांच के आदेश दे दिए थे तो प्रेस में जाने की क्या ज़रूरत थी। प्रयोगशाला की रिपोर्ट जुलाई में आई, आपका बयान सितंबर में आया और रिपोर्ट बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की 20 सितंबर की टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से नाखुश थी, जिसमें उन्होंने तिरुपति लड्डू घी में पशु वसा की कथित मौजूदगी को लेकर अपनी प्रतिद्वंदी और पूर्ववर्ती YS जगनमोहन रेड्डी पर निशाना साधा था। इसके बाद मामले को गुरुवार दोपहर के लिए निर्देशित किया गया, जिसमें अदालत ने मुख्यमंत्री को अनावश्यक टिप्पणियों की हैट्रिक के खिलाफ चेतावनी दी। संयम होना चाहिए, उनसे कहा गया।